गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है नोटरी रजिस्टर के कॉलम नंबर 6, 7, 8 कैसे भरें, कंफ्यूजन खत्म। जी हाँ, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है अक्सर नोटरी अधिवक्ताओं के बीच में। मेरे कुछ नोटरी अधिवक्ता साथियों ने मुझसे इस बारे में सवाल भी किया और मुझसे कहा कि आप इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कोई वीडियो बनाएं। इसीलिए ये वीडियो मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि नोटरी नियम 1956 के नियम 15 में जो है कि रजिस्टर के कुल 11 कॉलम दिए गए हैं। वर्तमान में कुछ रजिस्टर ऐसे भी चल रहे हैं, मेरे सामने भी आए, जिसमें 12 कॉलम है, जबकि गवर्नमेंट का जो नोटरी एक्ट जो है उसके तहत जो कॉलम दिए गए हैं उसमें कुल 11 कॉलम दिए गए हैं। ये फॉर्म एक्स वी नोटराइल रजिस्टर सेक्शन 15(2)(ई) एंड रूल 11(2) के तहत कुल 11 कॉलम दिए गए हैं। सर मैं आपको बता दूं, मैं आपको समझाने के लिए नोटरी रजिस्टर भी लेके बैठा हुआ हूं और मैं आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको कॉलम नंबर 6, 7 और 8 के बारे में ही बता देता हूं। उसके बाद 1 से लगाकर 11 कॉलम के बारे में भी आपको जानकारी दे दूंगा। नोटरी रजिस्टर के कॉलम नंबर 6 में सर लिखा हुआ है नोटरी स्टाम्प ऊपर, और जो ये रजिस्टर में छपा हुआ है और इसी प्रकार से जो बुक में प्रिंटेड है उसमें जो लिखा हुआ है कॉलम नंबर 6 में नोटरी फीस मुद्रा संलग्न, ये 6 में है, सॉरी, और हम कॉलम नंबर 6 ही देख रहे हैं। नोटरी फीस मुद्रा संलग्न, नोटरी फीस फी स्टाम्प एफिक्स्ड, ये इसमें लिखा हुआ है 6 में। तो यहाँ पे सर हमें नोटरी स्टाम्प, आप पढ़ने से ही आप समझ रहे हैं, यहाँ पे हमें नोटरी का स्टाम्प लगाना है, जो एडिसिव स्टाम्प है, जिसे हम चिपकने वाला स्टाम्प कहते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली नोटरी अधिवक्ताओं को दिया जाता है। यहाँ पे आपको वो नोटरी स्टाम्प की कीमत लिखना है। जैसे कि मध्य प्रदेश में एग्रीमेंट पे और शपथ पत्र पे 50 रुपए का नोटरी स्टाम्प चस्पा किया जाता है, तो यहाँ पे 50 रुपए लिखना है। ये ऑल इंडिया में हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, कहीं पे 10 रुपए, कहीं पे 20 रुपए, कहीं पे 50 रुपए। तो आप अपने स्टेट के हिसाब से इसको आप समझ लें। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं। तो आपको कॉलम नंबर 6 में वो शुल्क लिखना है जो नोटरी का टिकट आप उस पर चिपकाते हैं। तो ये चीज सर आपको क्लियर हो गई। दूसरा है हमारा 7वें नंबर कॉलम में निर्धारित फीस, 7वें नंबर के कॉलम में सर, और ये जो इसमें प्रारूप में दिया गया है 7वें में विहित फीस शब्द इस्तेमाल किया गया है इसमें फॉर्म एक्स वी में, और अंग्रेजी में इसको प्रिस्क्रिप्ट फी इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको वो फीस लिखना है जो नोटरी नियम 1956 के नियम 10 में जो फीसें वकील साहब, नोटरी वकील साहब के द्वारा ली जाएंगी, जो फीसें निर्धारित की गई हैं, उसमें पूरी तालिका दी गई है, आपको यहाँ पे वो फीस लिखना है। ये दूसरी चीज आपकी क्लियर हो गई सर। पहले में नोटरी का स्टाम्प, जो टिकट आप चिपकाएंगे, वो लिखना है कॉलम नंबर 6 में, और 7वें में आपको वो फीस लिखना है जो नोटरी नियम 1956 के नियम 10 में वकील साहब, नोटरी वकील साहब के द्वारा ली जाएगी। आपको इसके अलावा कुछ अतिरिक्त राशि नहीं लिखना है। अब इसके बाद फिर आता है सर कॉलम नंबर 8, लास्ट कॉलम जो हमारा कंफ्यूजन का है, फीस प्राप्त, और इसमें जो शब्द दिया हुआ है 8वें में फी चार्ज और फीस प्रभारित। अब यहां पे सर थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि फीस प्राप्त, आपने उससे फीस क्या प्राप्त की, आपके पास पैसा क्या आया कस्टमर के पास से, जो आपके पास में जो पार्टी आई है उसने आपको दिया क्या। अब वो आप उससे कोई निर्धारित शुल्क तो लेंगे नहीं जो फीस है। अब उदाहरण के तौर पे कि जो है कि शपथ पत्र की फीस जैसे कि उसमें लिखी हुई है 35 रुपए, और स्टाम्प आपने उस पर टिकट चिपकाया उस पर 50 रुपए का, तो 50 और 35 हो गए आपके 85 रुपए। अब आप उससे 85 रुपए ही तो लेंगे, तो जो आप उससे लेंगे वो आपको इस कॉलम नंबर 8 में लिखना है, फीस प्राप्त। आपने क्या फीस प्राप्त की। यहां पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 35 रुपए लिख दें, तो क्या आपने उससे 35 रुपए प्राप्त किए हैं। अगर आपने 35 रुपए प्राप्त किए हैं तो आप 35 रुपए लिख दें, जबकि आपने 35 रुपए प्राप्त नहीं किए हैं, आपने उससे टोटल दोनों का ही जो है कि शुल्क प्राप्त किया है, जो है कि 50 रुपए का नोटरी टिकट शुल्क हो गया, और 35 रुपए जो नियम 10 में दिया गया है, नोटरी नियम 1956 के नियम 10 में जो वकील साहब के द्वारा जो फीस ली जाएगी, वो फीस आपने कॉलम नंबर 7 में लिखी। इन दोनों का योग आपको लिखना है कॉलम नंबर 8 में 85 रुपए, जो आपने उससे लिया है, जो आपके पास आया है, टोटल दोनों का जोड़, वो कॉलम नंबर 8 में लिखा जाएगा। तो ये सर आपको चीजें, तीनों कॉलम मैंने आपको क्लियर कर दिए सर, 6, 7 और 8। 6 में नोटरी का जो टिकट चिपकाया जाएगा 50 रुपए का, वो लिखना है।
साथ में फीस लिखना है जो आपने उससे नियम तालिका के हिसाब से लिए 35 रुपए, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको, और अंत में इन दोनों का योग लिखना है। तो ये चीज सर आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फीस की सर जो तालिका दी गई है नोटरी नियम 1956 के नियम 10 में, इस पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है कि नोटरी वकील फॉर्म XIV कैसे भरें, पूरे 11 कालमों की मुकम्मल जानकारी। ये अभी 3 दिन पहले ही मैंने चैनल पर अपलोड किया है। इसमें भी 11 कालम है सर, आप ध्यान रखिएगा। ये फॉर्म XIV है और ये नोटरी नियम 1956 के नियम 14 के तहत ये इसका प्रारूप उसमें दिया गया है। इसमें भी 11 कालम दिए हैं और नोटरी रजिस्टर में भी 11 कालम दिए हैं। अब ये मैंने आपको कालम 6, 7 और 8 तो बता दिए सर। अब मैं आपको कालम नंबर 1 के बारे में बता देता हूं। कालम नंबर 1 में आएगा सर सीरियल नंबर, जो नंबर 1 से चालू होगा। और नंबर 1 से पूरे साल में आपके भले ही 2 रजिस्टर, 4 रजिस्टर या 5 रजिस्टर, जितने भी रजिस्टर आपके भराते हैं उसमें सीरियल कंटिन्यू रहेगा। और जैसे ही साल पूरा होगा तो आपको रजिस्टर क्लोज करना होगा, उसके बाद नया रजिस्टर चालू करना होगा। तो नए रजिस्टर में सीरियल नंबर 1 से चालू होगा और बुक भी आपको, रसीद जो बुक है, रिसिप्ट बुक, वो भी आपको नई चालू करना होगी और वो भी सीरियल नंबर 1 से ही चालू होगी, बुक नंबर 1 कहलाएगी वो। कई नोटरी वकीलों को लेकर कंफ्यूजन था, उन्होंने कंटिन्यू रखा। मेरे पास काफी कुछ वकील साहब के फोन और मैसेजेस भी आए थे। तो मैं आपको बता दूं कि ये साल में, हर साल में आपको आपका रजिस्टर आपको नया बनाना है, बुक भी आपको नई चालू करना है, पुराना रजिस्टर आपको क्लोज कर देना है। अब कुछ वकील साहब का इस प्रकार की भी समस्या देखने में आई थी मेरे पास। कुछ वकील साहब ने बताया भी था कि जो पुराने वकील हैं, जिनको काफी समय पहले जो है कि नोटरी का लाइसेंस मिला है, तो पोर्टल उनके लिए ओपन नहीं हो रहा है। तो मैं सर आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम लगभग सभी जगह है। यहाँ पे भी, हमारे यहाँ भी जो है कि MP में भी ये पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ है और कोई भी नोटरी वकील ऑनलाइन जो है कि रिटर्न अपलोड करने में अभी सक्षम नहीं हो पा रहा है। लेकिन यही MP में ही आपको बता दूं, मैं नागदा में, उज्जैन में एक वकील साहब है, नोटरी वकील साहब, उनका फोन भी आया था और उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भी भेजा था। वो पोर्टल वहां ओपन हो गया, लेकिन वो पुराने नोटरी वकील हैं। उसमें पोर्टल में सन 21, 22, 23, 24, 25, ये पुराने से लेके अभी तक का रिटर्न उसमें दिखाया जा रहा है। तो वहां पे ओपन हो गया। अब वो पुराने नोटरी एडवोकेट से, अभी राजस्थान से हमारे एक वकील साहब हैं, उन्होंने भी मुझे मैसेज किया था कि वो पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है। तो हो सकता है सर सब जगह प्रॉब्लम अलग अलग तरीके से हो सकती है और वह नोटरी सेल से वो धीरे धीरे हो सकता है सभी के पोर्टल ओपन कर दें। लेकिन मैं आपको बता दूं लॉगिन करने का तरीका, इस पे भी मैंने वीडियो बना दिए हैं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है कि आप उसमें लॉगिन कैसे करेंगे। मैं आपको मौखिक तौर पे बता देता हूं कि जब आप नोटरी सेल की साइट ओपन करेंगे तो यूजर लॉगिन करके उसमें जो कॉलम आता है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको आईडी लिखना होगी। तो ईमेल आईडी आपकी वहां लिखाएगी, पासवर्ड जो आपका बना हुआ है वो लिखाएगा, कैप्चा आपको लिखना है, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप पहला उसमें रजिस्ट्रेशन कर लें, रजिस्ट्रेशन का भी उसमें कॉलम दिया हुआ है, उसमें आप अपनी पूरी जानकारी भरें और उसके बाद आप लॉगिन करें। यहाँ पे हम जब लॉगिन कर रहे हैं तो अभी वहां पे एनुअल रिटर्न करने का ऑप्शन वहां पे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यही MP में ही, नागदा, उज्जैन में, वहां पे दिखाई दे रहा है सर, ये बता दूं मैं आपको। और वो वहां पे कुछ लोगों ने एनुअल रिटर्न अपलोड भी किया है। अब यहाँ पे जब ओपन होगा तब यहाँ पे अभी हम इंतजार में है कि जैसे ओपन हो तो हम भी वार्षिक रिटर्न ओपन जो है कि उसमें अपलोड कर दें। तो ये आपको मैंने जानकारी सर इसलिए दी खास तौर से क्योंकि ये जो कॉलम नंबर 1 है सर, मैं आपको और बता दूं, कॉलम नंबर 1 में सीरियल नंबर हो गया सर। दूसरे कॉलम में नोटरी रजिस्टर के दिनांक, आपको जिस तारीख को आप कर रहे हो दिनांक लिखना है। तीसरे कॉलम में दस्तावेज का प्रकार, जैसे कि आपने शपथ पत्र बनाया तो आप शपथ पत्र लिख दें। यहाँ पे नाम, पिता का नाम एवं पता, यहाँ पे पूरा आधार कार्ड के हिसाब से उसका नाम, पता, डिटेल आपको लिखना, आधार नंबर भी आप लिख दें। दस्तावेज का विवरण है 5वें नंबर में, तो यहाँ पे जैसे कि तीसरे में दस्तावेज का प्रकार, शॉर्ट में आपने शपथ पत्र लिख दिया, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिख दें आप, जैसे कि शपथ पत्र अधिवक्ता नामांकन आवेदन के समर्थन में, ये थोड़ा सा डिटेल आ गया उसका। तो नोटरी का कॉलम नंबर 6 में है नोटरी स्टाम्प, यहाँ पे जो आप नोटरी का टिकट चिपकाएंगे उसके ऊपर नोटरी वकील साहब के द्वारा, वो टिकट लिखा जाएगा। जैसे कि मध्य प्रदेश में 50 रुपए, ऑल इंडिया में अलग अलग हो सकता है, कहीं 10 रुपए, कहीं 20 रुपए। तो आप आपके स्टेट के हिसाब से देख लें। महाराष्ट्र के कुछ व्यूअर्स ने मुझे कमेंट्स करके भी कहा था कि हमारे यहाँ सर 10 रुपए का नोटरी स्टाम्प लगाया जाता है, तो हर स्टेट के हिसाब से सर हो सकता है अलग अलग हो। तो ये आप वहां पे अपने हिसाब से आप समझ लें। तो कॉलम नंबर 6 में वो टिकट की राशि लिखी जाएगी जो आपने उस पर चिपकाई है। तो 7वें कॉलम में निर्धारित फीस, तो नोटरी नियम 1956 के नियम 10 में जो वकील साहब को जो फीस लेना है उसमें जो दी गई तालिका अनुसार वो फीस ली जाएगी। जैसे कि शपथ पत्र की 35 रुपए दी गई है तो इसमें मैंने 35 रुपए लिखा है, और नोटरी स्टाम्प हमने चिपकाया था 50 रुपए का, तो 50 रुपए लिखा है। और इन दोनों का योग कॉलम नंबर 8 में लिखना है, जो कि फीस प्राप्त, दोनों का योग होता है 85 रुपए। तो ये हो गया सर 8वां कॉलम।
और 90 में रसीद क्रमांक। तो जो बुक रहती है उस बुक के ऊपर आपकी कितनी बुक हो गई, तो एक बुक पूरा कट्टे के ऊपर आपको लिखना है बुक नंबर 1, फिर बुक नंबर 2, बुक नंबर 3, और उसके अंदर फिर रसीद नंबर चालू होता है, तो वो रसीद नंबर यहाँ पर लिखाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, रसीद जो कट्टा है उस रसीद कट्टे के पीछे आपको दस्तखत लेना है पार्टी के, और कार्बन लगा रहता है उसमें, उसको कार्बन लगा के आपको भरना है। और उस प्रकार से आप आगे तो आप समझते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। और उसके बाद 10वें कॉलम में सर हस्ताक्षर, या पार्टी के हस्ताक्षर कराना है आपको, जो आपके पास नोटरी करवाने के लिए आए हैं। और अंत में 11वें नंबर में नोटरी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पे आपको आपके हस्ताक्षर करना है। तो ये सर नोटरी रजिस्टर के पूरे 11 कॉलमों की जानकारी मैंने आपको दे दी। और ये हमारे एक वकील साहब नोटरी रजिस्टर लेके आए थे नया, ये मेरे पास भी आ गया है। वो इसमें 11 की बजाय 12 कॉलम है सर, मैंने देखा। अब ये क्या है कि 12 कॉलम में सर क्या है कि एक अतिरिक्त कॉलम इसमें स्टाम्प शुल्क का बढ़ा दिया गया उसमें। 7वें में वही है नोटरी स्टाम्प, 8वें में निर्धारित फीस, और 9वें में फीस प्राप्त वही है, लेकिन एक स्टाम्प शुल्क बढ़ा दिया गया। तो ये बढ़ा क्यों दिया गया सर? भाई आप अपनी मर्जी से काम क्यों करें? जब नोटरी एक्ट 1952 बन चुका है, नोटरी नियम 1956 बन चुका है, हमें उसी हिसाब से जब चलना है तो हम एक कॉलम क्यों बढ़ाएं? अब ये क्या हुआ था कि कुछ समय बीच में जो जिलाधीश महोदय कलेक्टर साहब के द्वारा नोटरी वकील साहब को नोटिस भी जारी किए गए थे कुछ जगह, कि आप देखें उसमें जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प है वो कम नहीं होना चाहिए और आप उसकी नोटरी ना करें। तो इसमें सर ये मैंने इस पर डिटेल वीडियो भी बनाए हैं पहले, और मेरी ई बुक के अंदर जो मैंने बनाई है उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि जो है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 33, 34, 35, 36, 37 इसी से रिलेटेड है धारा। उसमें ये बताया गया है कि इस कार्य को करने के लिए जो अधिकृत किए गए पदाधिकारी जो गवर्नमेंट की ओर से कलेक्टर साहब हैं, वो अगर जज साहब के समक्ष वो कम स्टाम्प ड्यूटी शुल्क वाला आवेदन जाता है तो वो उसकी जांच करते हैं। नोटरी वकील साहब को किसी कानून के तहत ये अधिकार नहीं दिया गया है लिखित में कि आप उसकी जांच करें और अगर कम पाया जाता है तो उसको जब्त कर लें या उस पर जुर्माना कर दें। नो सर, ये काम है जो है कि गवर्नमेंट के जो विधि अनुसार नियुक्त अधिकारी हैं, जैसे कि कलेक्टर महोदय, यदि तहसीलदार महोदय के समक्ष जाता है तो वो इसकी जांच करते हैं कि इसमें कम स्टाम्प ड्यूटी लगी हुई है। कोर्ट में यदि जज साहब के समक्ष जाता है तो धारा 35 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में भी प्रावधान दिए गए हैं कि वो साक्ष्य में ग्राह्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसको आप उचित रूप से स्टाम्पित नहीं करवा लेते हैं। एक मेरे ही प्रकरण का मामला था सर, उसमें वो गांव के लोग थे, उन्होंने जो है कि ना कोई इसकी नोटरी करवाई और बस स्टाम्प पे लिख लिया और दस्तखत कर दिए। वो लाए, मैंने उसके आधार पर कोर्ट में दावा पेश किया, विपक्षी अधिवक्ता ने उस पर आपत्ति ली। हमने धारा 35 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत आवेदन लगा के निवेदन किया कि यह उचित रूप से स्टाम्पित करने की हमें अनुमति दी जाए। माननीय न्यायालय ने उसको स्वीकार किया। हम उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाल के कलेक्टर साहब के यहाँ लेके गए। कलेक्टर साहब ने उसमें जुर्माना भी किया, उसकी रसीद भी बनाई और हमको पूरे नियमानुसार दी। हमने लाकर कोर्ट में पेश की और साक्ष्य में गिराया हुआ, हमारा पक्षकार केस भी जीत गया। तो अब ये प्रोसीजर ऐसी है कि इस कमी को बाद में पूरा भी किया जा सकता है। तो अब ये जिम्मेदारी जब गवर्नमेंट हमारे ऊपर, जो गवर्नमेंट ने फार्म XV में दिया हुआ है नोटरी नियम 1956 के, उसमें ही 11 कॉलम दिए हैं, तो भरा एक 12वां कॉलम क्यों बढ़ाया जाए? अब आप बहुत से वकील साहब ने बढ़ा लिया तो अब ठीक है, बढ़ा लिया तो वो उनकी स्वेच्छा से, अगर वो बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लें, लेकिन बाकी मैं नियम के अनुसार बता रहा हूं आपको कि उसमें 11 कॉलम ही दिए गए। इसी प्रकार से फार्म XIV नोटरी नियम 1956 के नियम 14 के तहत जो रिटर्न एनुअल भरा जाएगा उसमें भी 11 कॉलम ही दिए गए सर, आपको बता दूं। और उसमें भी मैं बता दूं आपको कि कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 7 सबसे महत्वपूर्ण है। 7 और 5 जिसका हमें 99% उपयोग होता है, बाकी के कॉलमों का तो हमें हमें सामान्य रूप से उसकी कोई भी नोटरी वकील साहब को आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अगर किसी ने किए हो तो आप उसको देख लें, उनकी डेफिनेशन भी मैंने पूरी नोटरी ई बुक के अंदर लिखी हुई है। वो ई बुक भी मैंने इसकी सर अलग से तैयार की हुई है। ये मैं आपको बता दूं, मैंने तकरीबन 7 महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि नोटरी रजिस्टर के कुल 11 कॉलम। उसी समय मैंने ई बुक PDF भी उसका अपलोड किया था। तो उसके बाद से लेकर अभी तक उसमें बहुत कुछ अमेंडमेंट हो गए हैं। तो मैंने उसमें काफी कुछ जो नए संशोधन हुए उसके साथ नई ई बुक PDF अपलोड कर दी है, जो उस वीडियो के नीचे भी मौजूद है और इस वीडियो के नीचे भी उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। मैं तीनों ई बुक PDF आपको परिचित करा देता हूँ। एक ई बुक PDF है सिर्फ फार्म XIV का, क्योंकि अक्सर कई नोटरी वकील साहब को दिक्कत जाती है कि फार्म हमें कहाँ से प्राप्त होगा। क्योंकि बुक में सर जो दिया गया हुआ है वो इस प्रकार से दिया हुआ है कि आधे पेज पे और आधा दूसरे पेज पे, तो हम उसकी फोटोकॉपी भी नहीं करवा पाते हैं और ना ही उसको यूज कर पाते हैं। इसलिए आपकी समस्या को हल करने के लिए मैंने उसका भी PDF बना दिया है। कुल 5 पेज में है, 2 पेज में हिंदी में है, 3 पेज में अंग्रेजी में है और 100 रुपए उसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है।
यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप उसको वहां से खरीद सकते हैं। आपका टाइपिंग का समय भी बचेगा और टाइपिंग की मिस्टेक से भी आप बचेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आप टाइप ही करवाना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं सर, आप चाहे तो आप टाइप करवा लें। आप बुक के अंदर से प्रारूप ले जाए, टाइपिस्ट के पास जाएं। आप अमूमन 30 रुपए पेज के हिसाब से वो टाइप करते हैं। अगर 5 पेज भी आपने टाइप करवाए तो 150 रुपए के समथिंग होता है वो। तो आपको जैसा अच्छा लगे, मैंने मात्र उसकी 100 रुपए कीमत आपकी सुविधा के लिए रखी है, ताकि आप उसको 1 मिनट के अंदर डाउनलोड करें और उसको अंदर लिट से आप कॉलम भरें और उसको पेश कर दें। वो कैसे भरे जाएंगे मैं एक झलक आपको दिखा देता हूं तीनों ई बुक पीडीएफ की। आइए सर, कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या होते हैं नोटरी रजिस्टर के 11 कॉलम, पूरी जानकारी आसान भाषा में। ये ई बुक है सर मेरी, जो मैंने तकरीबन 7 महीने पहले अपलोड की थी, लेकिन उसमें बहुत कुछ चेंज करके मैंने दोबारा वहीं पे अपलोड कर दी है और उसमें बहुत कुछ परिवर्तन भी हुआ है। वो परिवर्तन के साथ अब मौजूद है, ये आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। और उसके बाद दूसरे नंबर की आप देख रहे हैं नोटरी अपनी वार्षिक विवरणी फॉर्म XIV कैसे भरें, 11 कॉलमों की पूरी जानकारी सरल भाषा में उदाहरण के साथ। ये दूसरी ई बुक पीडीएफ है। और ये आप तीसरा देख रहे हैं, ये वो फॉर्म है XIV का, जो कि नोटरी वकील साहब के द्वारा भरा जाएगा। ये पेज नंबर 1 हो गया और ये हो गया सर पेज नंबर 2। ये 2 पेज में हिंदी में है और इंग्लिश इंग्लिश में भी है 1 और ये 2, और ये हो गया सर 3 पेज। ये 3 पेज है, टोटल 5 पेज में है ये आपको मैंने बताया। जो ये हो गई सर हमारी ई बुक। ये 2 तो ई बुक हैं सर, जो मैं इसी के नीचे अपलोड कर दूंगा, नोटरी रजिस्टर के 11 कॉलम की पूरी जानकारी। और दूसरी जो है कि XIV फार्म की, ये दोनों, और 199 रुपीज कीमत एक ई बुक की मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको वहां से खरीद सकते हैं। खरीदने की प्रोसीजर वही रहेगी, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ई बुक डाउनलोड लिखा दिखाई देगा, आप उसको पढ़ भी लें। उसमें जो समझ में आ जाएगा आपको पढ़ने से कि ये कौन सी ई बुक है। और आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने 199 रुपीज भुगतान का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल पे डाउनलोड के रूप में प्राप्त होगी। डाउनलोड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वहां पे आपके मोबाइल पे, कंप्यूटर पे या स्मार्टफोन पे डाउनलोड हो जाएगी। आप इसकी प्रिंट आउट आप निकलवा के इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो फार्म है, इस फार्म के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें कॉलम नंबर 6, सॉरी सर 5 और 7 हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 5वें में जो दिया हुआ है, किसी लिखत के निष्पादन का सत्यापन, अधिप्रमाणन, प्रमाणन या अनुप्रमाणन करना। तो ये जो कॉलम नंबर है सर, इसमें एग्रीमेंट जो है सभी इसी में आ जाते हैं। और मामलों का नाम है और इधर प्रभारित फीस है। तो मामलों के नाम में आपको जो है कि ये नाम तो यहाँ लिखा हुआ आ ही गया। अब यहाँ पे आपने साल भर में कितने एग्रीमेंट किए हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स किए हैं टेस्ट, या उनकी संख्या लिख देना। आपको उदाहरण के तौर पर 500 किए और उसमें फीस के कॉलम ने नोटरी नियम 1956 में 35 रुपए दिया हुआ है, तो 500 गुणित 35 आप लिख दें और आखिरी में टोटल लिख दें। तो ये तो हो गया सर कॉलम नंबर 5 का हमारा। और 7वें में हम आ जाते हैं, किसी व्यक्ति को शपथ दिलाना या शपथ पत्र लेना। शपथ पत्र की भी नियम तालिका में फीस जो है 35 रुपए दी हुई है। आपने 1000 शपथ पत्र किए हैं तो 1000 गुणित 35 लिख दें, शपथ पत्र भी लिख दें कोष्टक में, और आगे उसका अंत में पूरा फीस लिख दें गुणा करके। और अंत ऊपर और अंत में आपका जो है कि सील और दस्तखत कर दें और स्थान और दिनांक लिख दें। और ऊपर आपका ये लिखा जाएगा नोटरी का नाम और पता, पंजीयन क्रमांक, ये पूरा डिटेल ऊपर आ जाएगा। मात्र बड़ा ही आसान है सर। और बाकी के जो कॉलम है इनका तो सर दैनिक यूज में उपयोग किसी भी नोटरी वकील को मुझे नहीं लगता कि होता है। 99% ये 5वां कॉलम और 7वां कॉलम ही उपयोग में आता है और यही कॉलम हमें भरना है। और यदि आपको लगता है कि आपने इन कॉलमों में से कोई कॉलम का उपयोग किया है तो आप उनको सर भर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। और जो कार्य आपने नहीं किए तो कॉलम खाली ना छोड़ें, वहां आप 0 0 लिख दें, क्योंकि वहां 0 लिखना आपके लिए जरूरी है। और इसी प्रकार से ये फॉर्म दिया गया है इंग्लिश में सर, ये नीचे इसको भी बहुत से लोग का ये भी कहना है कि आप हमें इंग्लिश में भी उपलब्ध करा दें, तो इंग्लिश में भी सर इसमें मैंने बना दिया है। और ये कंप्लीट पीडीएफ मौजूद है आपको ई बुक के अंदर, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मात्र 100 रुपए इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको भी खरीद सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो मैंने आपको ये बताई है सर, क्या होते हैं नोटरी रजिस्टर के 11 कॉलम, पूरी जानकारी। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने बहुत कुछ नोटरी नियम 1956 की जो तालिका में फीस भरी जाएगी उसके बारे में भी जानकारी मैंने दी है। मैं आपको बता देता हूं, इसमें भी मैंने वो तरीका लिखा हुआ है, मैं वहीं पे आपको लेके जा रहा हूँ का विवरण। इसमें मैंने लिखा हुआ है, ये जो ई बुक पीडीएफ के अंदर से मैं बता रहा हूँ, कॉलम नंबर 6, यहाँ दस्तावेज पर चिपकाए गए नोटरी टिकट का मूल्य लिखा जाता है। कॉलम नंबर 7, प्रिस्क्रिप्ट फीस, यहाँ नोटरी नियम 10 के तहत सरकार द्वारा निर्धारित आधिकारिक शुल्क लिखा जाता है। और कॉलम नंबर 8, फी रिसीव्ड, यहाँ कॉलम नंबर 6 और 7 का कुल योग टोटल लिखा जाता है।
तो ये मैंने इसके अंदर जानकारी लिख दी है और यहाँ नीचे एक तालिका भी मैंने बना दी है। आप देख रहे हैं, इसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है। मान लीजिए कि आपने एक शपथ पत्र या एफिडेविट नोटरी किया, तो ये आप देखें कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ ई बुक पीडीएफ के अंदर कॉलम नंबर 6 बनाया है मैंने। नोटरी स्टाम्प या 10 रुपये लिखा हुआ है। कई जगह 50 रुपये भी लिया जाता है। मैंने उदाहरण के रूप में 50 रुपये लिख दिया कि उन्होंने 50 रुपये का नोटरी टिकट चिपकाया। कॉलम नंबर 7 में निर्धारित फीस 35 रुपये दी गई है नोटरी नियम 1956 के नियम 10 के तहत, वो लिख दिया। और कॉलम नंबर 8 में फीस प्राप्त, तो इसका टोटल योग सर होता है 45 रुपये। 35 और 10 45, तो ये 45 रुपये यहाँ लिख दिया, आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। इसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ जानकारी इसमें नोट की है। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, स्टाम्प अधिनियम और नोटरी की सीमाएं, जो जांच का अधिकार है, धारा 33 और 35 जो मैंने आपको अभी बताई थी, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899। नोटरी वकील को दस्तावेज जब्त करने या जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल जांच अधिकारी जैसे कलेक्टर या न्यायाधीश के पास है। नोटरी की जिम्मेदारी क्या है? नोटरी केवल हस्ताक्षरकर्ता का सत्यापन करता है। हालांकि यदि दस्तावेज धारा 35 के तहत अपर्याप्त स्टाम्प पर है, तो अदालत के साक्ष्य के रूप में तब तक मान्य नहीं होता जब तक धारा 32 के तहत पेनल्टी जमा न कर दी जाए। धारा 62 का दंड, यह मुख्य रूप से दस्तावेज निष्पादित हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति पर लागू होता है। मतलब जिसने कम स्टाम्प शुल्क लगाई है वही भुगतेगा बाद में। जैसे कि मैंने मेरे पक्षकार की ओर से कोर्ट में दावा पेश किया था, अब भुगता किसने? जो हम वादी थे, तो उस पक्षकार ने उसकी जेब से पेनल्टी जमा की। ना कोई नोटरी वकील ने जमा की, ना मैं उसका अधिवक्ता था तो मैंने जमा की, ना किसी और ने जमा की। उसका कर्म था, उसी के द्वारा भुगता गया। तो ये इस प्रकार से, और बाद में साक्ष्य में स्वीकार भी हो गया। ये जो है कि ये पूरी जानकारी, बहुत कुछ सर मैंने इसमें लिखा हुआ है, जो आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये इसमें, और धारा 62 निष्पादन आदि के लिए दंड, इसकी भी पूरी जानकारी इसमें दी गई है। और ये जो फीस है नोटरी नियम 1956 के तहत ली जाएगी, उसकी उसकी भी एक तालिका मैंने इसमें दे दी है। ये चूंकि नया मैंने अमेंड करके ई बुक पीडीएफ बनाया है, शपथ पत्र की 35, और जो है कि ये सभी कुछ इसमें लिखा हुआ है। और फीस प्रभारित वास्तव में लिया जाएगा शुल्क, ये सारी जानकारी सर पूरी डिटेल में है। और ये इसके अध्याय है। इसके शुरुआत में जो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी इसमें बताए थे, पूरे 11 कॉलम भी इसमें लिख दिए सर मैंने, 1 लगायत 11। अगर कंफ्यूजन हो तो आपको 11 कॉलम भी इसमें मिल जाएंगे कि हमारे कॉलम क्या होना चाहिए। अध्याय 3 में प्रारूप एक्स वी और नियमों की व्यवहारिक व्याख्या इसमें की गई है। अध्याय 4 में रजिस्टर की सुरक्षा और रिकॉर्ड रखने की अवधि। अध्याय 5 में धारा 15 दो डा और नियम 15 के बीच में अंतर। और अध्याय 6 में व्यवहारिक सुझाव और नोटरी के लिए गाइडलाइंस। और डिस्क्लेमर भी है सर इसमें, और नोटरी का परिचय इसमें। और ये सभी कुछ नोटरी के कार्य का, ये कॉलम नंबर 1 से ही चालू किया है सर मैंने। क्रम संख्या है कॉलम नंबर 1 में, बड़ा आसान है, आप जानते हैं, समझा दिया मैंने। 2 में नोटरी की तारीख, दूसरे कॉलम में नोटरी रजिस्टर के। तीसरा है नोटरी के रजिस्टर के कॉलम में नोटरी के कार्य का नाम और टाइप। पूरे उदाहरण के साथ मैंने समझाया सर आपको समझने के लिए, आप इसको देख और पढ़ सकते हैं। और चौथे में निष्पादक या संबंधित व्यक्ति के नाम के साथ पूरा पता, ये नोटरी ये जो है। और इसी प्रकार से 5वें में दस्तावेज की विषय वस्तु, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। और छठे में नोटरी शुल्क मुद्रा का विवरण। और इसी प्रकार से जो है कि ये आगे कॉलम इसमें दिए गए। 7वें में विहित फीस, जो अभी मैंने आपको बताई थी। और 8वें में फीस प्रभारित वास्तव में लिया गया शुल्क। और 8वें के बाद है सर फिर इसमें 9वें में रसीद बुक क्रम संख्या। और 10वें में संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षर। 11वें में नोटरी के हस्ताक्षर। ये पूरे हो गए, और पूरा प्रारूप भी है। और वो जो गवर्नमेंट का प्रारूप है सर, वो भी मैंने इसमें कॉपी कर दिया, आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, पूरे 11 कॉलमों के साथ इसमें मैंने लगा दिया है। तो ये तो हो गई सर इस ई बुक पीडीएफ की जानकारी। अब हम दूसरा देख लेते हैं, नोटरी अपनी वार्षिक विवरणी फॉर्म XIV कैसे भरे। 11 कॉलमों की पूरी जानकारी सरल उदाहरण के साथ। ये दूसरा ई बुक पीडीएफ है सर जो आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। इसमें भी पूरी डिटेल लिखी हुई है सर मैंने। पूरा फॉर्म भरने का तरीका, ये फॉर्म इसमें 5 और 7 हाईलाइट किए हुए हैं सर मैंने येलो कलर से। इसमें भी 11 कॉलम दिए हुए हैं नोटरी नियम 1956 के, जो है कि प्रारूप XIV में। और ये भरने का फॉर्म इसमें दिया हुआ, भरा भराया एक डेमो फॉर्म भी सर मैंने इसमें प्रिंट कर दिया है। और इसको भी पूरे विस्तार से फीस के साथ, बिना फीस के साथ, परिभाषाओं के साथ, पूरी डिटेल के साथ मैंने इसमें जानकारी दी है। और ये 11 कॉलम है, उन 11 कॉलमों को हम कैसे समझेंगे, एक को मैं उदाहरण के तौर पे समझा देता हूं सर। जैसे कि पहला नंबर आता है हमारा लिखत नोट करना। लिखत नोट करना, ये जो हमारा एनुअल हमें जानकारी देना है 11 कॉलमों की, उसमें कॉलम नंबर 1 जो आता है हमारा, सबसे ऊपर वाला कॉलम है, मैं आपको वही बता दूं, नोटिंग एंड इंस्ट्रूमेंट। मैं इसी के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं
क्योंकि यहाँ पे अक्सर हमारे सामने सवाल उठता है, बहुत से नोटरी वकील साहब ये कहते हैं कि यहाँ पे एग्रीमेंट लिखा जाएगा। तो सर पहले हम इसको थोड़ा समझ तो लें कि आखिर ये नोट करना क्या होता है। तो ये कुल 11 कालमों में जो दिया गया है, लिखत नोट करना, ये आप देख रहे हैं, ये इसमें कॉलम नंबर 1 में ही दिया गया है कि जब कोई व्यवसायिक दस्तावेज जैसे प्राइमरी नोट या हुंडी समय पर भुगतान न होने के कारण अनादरत हो जाता है तो नोटरी उस पर अपनी आधिकारिक नोटिंग करता है कि यह दस्तावेज बैंक के संबंधित व्यक्ति द्वारा नकारा गया। उदाहरण, मान लीजिए आपने किसी को 10,000 का प्राइमरी नोट दिया और उसने पैसे देने से मना कर दिया। आप नोटरी के पास जाकर उसे नोट करवाते हैं ताकि आप भविष्य में कोर्ट केस कर सकें। तो ये डेफिनेशन दी गई है। ये आपको सर इस बुक में तो डेफिनेशन ऐसी नहीं मिलेगी, और मैंने काफी कुछ सर्च किया मगर इसमें बहुत से प्रारूप इसमें दिए हुए हैं इससे रिलेटेड, जो मैंने आपको बता दूं, जिसमें इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि प्रारूप XIX, बेहतर प्रतिभूति के लिए विनिमय पत्र का प्रसाक्ष जब स्वीकारकर्ता पाया न जा सके। इसी प्रकार से फार्म 1 से दिया हुआ है, किसी नोटरी द्वारा लेखीवाल को दी जाने वाली सूचना। धारा 8, प्रसाक्ष की सूचना, जैसे कि नोटिंग करने से संबंधित। और फार्म प्रारूप XII, आदरण के लिए संदायकर्ता द्वारा दी गई घोषणा के लिए नोटरी के कार्य। फार्म XI में दिया गया है, किसी नोटरी द्वारा पृष्ठांकनकर्ता को दी जाने वाली प्रसाक्ष की सूची। ये सब इसमें सर दिया गया है। तो उन सबका सार निकाल के मैं लेके आया हूं, और ये एक डेफिनेशन जहां तक बन सकती थी एक समझने के लिए मैंने आपको तैयार की है। तो अब आप खुद देखें सर, इसमें जो है कि एग्रीमेंट कहां से आ जाएगा। एग्रीमेंट तो आएगा कॉलम नंबर 5 में, और शपथ पत्र आएगा कॉलम नंबर 7 में। 5 में एग्रीमेंट, सभी एग्रीमेंट उसी में आ जाएंगे। और 7 की, 1 की डेफिनेशन तो सर जहां तक मैंने सर्च की और जहां तक मैंने ये बुक पढ़ी और मैंने जहां तक समझा वो मैंने आपको बता दी। यदि इसके अलावा भी आपको इसकी कोई डेफिनेशन मिलती है कि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे एग्रीमेंट ही लिखा जाएगा और आपके पास कोई ठोस आधार भी है उसका, तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स में सर आप जरूर लिखें। मैं उस पर नया नेक्स्ट वीडियो आपकी दी गई जानकारी के आधार पर ही बनाऊंगा। लेकिन आप मेहरबानी करके बुक का हवाला जरूर दें और बुक के हवाले से ही बात करें, क्योंकि मैं बुक को हाथ में लेके बैठा हूं और नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 के तहत ही मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो ये इसमें पूरी डेफिनेशन इसमें दी गई है। ये पूरी डिटेल जानकारी, प्राइमरी नोट का फोटो भी बना दिया है मैंने आपको समझाने के लिए, जो अभी आपसे मैंने बात की थी। और ये पूरी 11 डेफिनेशन को पूरे डिटेल उदाहरण के साथ मैंने समझाया है, और बहुत कुछ जानकारी है सर इसमें। और ये जो बुक में फीस चार्ट दिया हुआ वो भी मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और उसको सरल उदाहरण से मैंने समझा भी दिया। इसके अंदर पूरे जो 11 कॉलम है वो जो आप देख रहे हैं येलो कलर से ये इसमें हाईलाइट किए हुए, ये पूरी डिटेल के साथ मैंने इसमें बता दिया है। और ये तीनों ई बुक का PDF आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर मिल जाएगा। ई बुक की कीमत 199 रुपीज मेरे द्वारा रखी गई है, और जो PDF है, जो फार्म XIV एनुअल रिटर्न भरा जाएगा, जो मैंने आपको 5 पेज में बताया था, उसकी कीमत 100 रुपए मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप सर इसको खरीद सकते हैं, और यदि आपको आवश्यकता महसूस ना हो तो आप इसको ना खरीदें। ये मैंने एक बतौर सुविधा के लिए आपको लिंक के दे दिए हैं, क्योंकि कई मेरे व्यूवर्स का कहना है कि सर आप जो भी ई बुक बनाते हैं, आप जो भी वीडियो बनाते हैं, तो उसका PDF हमें जरूर उपलब्ध कराएं। इसीलिए ये तीनों PDF की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई। नंबर 1 है आपको नोटरी रजिस्टर के पूरे 11 कॉलमों की जानकारी, पूरी गाइड, ई बुक PDF, उसकी लिंक मिलेगी। दूसरा, जो एनुअल रिटर्न भरा जाएगा उसमें पूरे 11 कॉलम है, फार्म XIV, उसकी पूरी जानकारी कैसे भरा जाएगा, किस प्रकार से भरा जाएगा, पूरा ई बुक PDF की लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तीसरा, वो PDF, ओनली PDF, जब आप उसकी प्रिंट आउट निकालेंगे तो सिर्फ आपको PDF ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। उसकी लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। तो आज के वीडियो में सर जो हमारा वीडियो का टाइटल था, नोटरी रजिस्टर के कॉलम नंबर 6, 7, 8 का कंफ्यूजन खत्म, वो उसी टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है। आपको आगे बढ़ने से पहले फिर बता दूं, कॉलम नंबर 6 में जो हम नोटरी का टिकट चस्पा करते हैं वो लिखा जाएगा। कॉलम नंबर 7 में नोटरी नियम 1956 के तहत हम जो फीस लेते हैं वो फीस लिखी जाएगी, और कॉलम नंबर 8 में इन दोनों का योग लिखा जाएगा। क्योंकि उसमें क्या आपने प्राप्त किया, आप खुद सोचें। बहुत से नोटरी वकील साहब का ये कहना था इसमें कि कॉलम नंबर 8 में जो तालिका अनुसार फीस ली जाती है वो लिखी जाएगी। तो अब सब आप बताएं, आप खुद सोचें कि वो कॉलम नंबर 7 में दिया हुआ है, आपने वहां पे लिख दी, तो आप उसको डबल से कॉलम नंबर 8 में आपको लिखने की क्या जरूरत है। आप भला किस आधार पे लिखेंगे उसमें। कॉलम नंबर 8 में जो फीस आपने उससे टोटल प्राप्त की, अच्छा आपने टोटल उससे प्राप्त किए
₹85। 50 रुपए की नोटरी टिकट लगाई, ₹35 आपने विहित फीस ली, आपने प्राप्त किए उससे ₹85। तो ये ₹85 आप कहाँ लिखेंगे? उसमें स्पष्ट तो लिखा हुआ है कॉलम ने, मैं इस रजिस्टर में ही सर मैं बता दूं, ये जो नया रजिस्टर है, जो नया रजिस्टर के कॉलम बता दूं, फीस प्राप्त 9वें नंबर निर्धारित फीस 6, 7, 8, इन्होंने कॉलम बदल दिए उसमें, ये जो नया एक कॉलम बदल के छठा कर दिया है, तो आप कंफ्यूजन मत होना, ये 12 कॉलम वाला रजिस्टर है वो, मैं 11 कॉलम वाले रजिस्टर से आपको देख के बता रहा हूं मैं। ये इसमें छठे नंबर पे नोटरी स्टाम्प, मतलब ₹50 का नोटरी स्टाम्प हो गया, निर्धारित फीस हो गई यहाँ पे 7वें कॉलम में ₹35। और फीस प्राप्त आपने कितनी प्राप्त की, आप उस आपके पास जो भी आएगा करवाने के लिए नोटरी, तो आप उससे कितने लेंगे, तो 50 और 35 ₹85 तो लेंगे, तो यहाँ ₹85 ही आपको सर लिखना है। तो आज के इस वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है, और जिन नोटरी वकील साहब के लिए पोर्टल के लिए अभी ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ ओपन हुआ या नहीं हुआ, ये तो सर अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन जहां ओपन हुआ तो वो वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर बता दें कि हमारा नोटरी पोर्टल ओपन हो चुका है, ताकि हमें भी सर पता लग जाएगा कि हाँ नोटरी पोर्टल ओपन हो गया है। क्योंकि बड़ी अजीब और गरीब स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही नागदा जो है उज्जैन में, वहां पे नोटरी पोर्टल पे एनुअल रिटर्न का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मेरे को उन्होंने स्क्रीनशॉट भी भेजे थे वकील साहब ने, मैंने आपको बताया था, और वो पुराने नोटरी है, मतलब वो पिछले साल नियुक्त हुए नोटरी नहीं, उससे भी पहले के हैं, और उनको बराबर दिखाई दे रहा है। हम यहाँ खोल के देख रहे हैं नोटरी पोर्टल में, हमें कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा अभी एनुअल रिटर्न अपलोड करने का। और बहुत से नोटरी वकील हैं राजस्थान के, हमारे परिचित नोटरी अधिवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि वहां उनको लॉगिन करने में ही दिक्कत जा रही है। तो उसमें सर आप पहले तो लॉगिन आईडी बना लें, उसके बाद फिर यूजर लॉगिन से आप लॉगिन करें। इस पे भी मैंने मेरे चैनल पे कई वीडियो अपलोड किए हैं पहले, कि यूजर आईडी कैसे बनाए, लॉगिन कैसे करें, तो आप मेरे चैनल पर उन वीडियो को देख सकते हैं। और ये जो वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो के नीचे मैंने कुल 3 लिंक के भी आपके लिए अपलोड कर दिए सुविधा के लिए। और यदि आपको उचित लगता है, आवश्यकता महसूस होती है, तो आप इनको खरीद भी सकते हैं और आप इनको आपको पढ़ भी सकते हैं। लेकिन यह इसमें डिस्क्लेमर भी है, किसी कोर्ट कचहरी में पेश करने की नहीं है सर, ये पीडीएफ है, आप आपका खुद पढ़ ले। और उसमें चेतावनी भी मैंने लिखी है कि ये आप अपने स्वयं के उपयोग के लिए, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन पीडीएफ है सर, ये विभिन्न कानूनों का एक जगह संग्रह है, ताकि आपका प्रॉब्लम दूर हो सके। क्योंकि ये चीजें आपको इसमें नहीं मिलेंगी, नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 में नहीं मिलेंगी। जिन सरल उदाहरणों के साथ मैंने आपको समझाया, डिटेल के साथ जो समझाया, उन 11 जो कॉलम दिए हुए हैं उन पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। प्रत्येक कॉलम को मैंने कम से कम 2 A4 साइज के पेजों में डिटेल सरल उदाहरणों के साथ समझाया ई बुक पीडीएफ के अंदर। क्योंकि हमें इन 11 कॉलमों का ही अगर नहीं पता होगा तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि कई नोटरी वकील तो नंबर 1 को ही मान रहे हैं, और नंबर 1 में जो फीस दी गई है उसी को मान रहे हैं कि ये जो है कि एग्रीमेंट की फीस है, जबकि हम उसकी डेफिनेशन को तो समझें। जहां तक मैंने समझा है सर, आपको बता दिया। यदि आप कुछ अलग से समझते हैं, क्योंकि आप सभी नोटरी अधिवक्ता बुद्धिजीवी हैं, यदि आप उसकी डेफिनेशन कुछ अलग से समझते हैं, कोई ठोस आधार है, तो मुझे भी बता देना, मैं भी समझ लूंगा सर। क्योंकि वर्तमान में जहां तक मुझे जो जानकारी के स्रोत प्राप्त हुए हैं, जहां तक बुक और अन्य चीजें मैंने खंगाली, तो वहां पे मुझे यही डेफिनेशन प्राप्त हुई है, और मैंने इस पीडीएफ के अंदर लिख भी दी है सर। मैं उसमें अमेंडमेंट कर दूंगा, अगर आपके पास कोई उससे भी हटके पुख्ता जानकारी मिलती है तो आप बताइएगा जरूर सर। क्योंकि आप एक बात खुद बताएं आप, क्योंकि जो लिखत नोट करना है, और कॉलम नंबर 5 में दिया हुआ है अटेस्ट करना। अब हम एग्रीमेंट अटेस्ट ही तो करेंगे, वो एग्जीक्यूशन करवा के लाएगा, पूरा लिखा लिखाया लाएगा हमारे सामने, और आपसे हमसे कहेगा वकील साहब आप इसको प्रमाणित कर दें, हम अटेस्ट कर देंगे। कॉलम नंबर 5 में ही तो आएगा सर वो, 7वें में स्पष्ट लिखा हुआ शपथ पत्र का। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के बीच में कंफ्यूजन है। तो अगर आपको ऐसा लगता है सर, आप चूंकि सभी नोटरी अधिवक्ता विद्वान हैं, तो आप वो जानकारी मेरे साथ शेयर जरूर करें सर। जहां तक मुझसे बन सकता था, मैंने आपके कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है, और ये एक खाली प्रयास है, कोई दावा नहीं है। और उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। मैंने अभी नोटिस से रिलेटेड तकरीबन 5 वीडियो अपलोड किए हैं लगभग लगातार, क्योंकि एक नोटिस का भी अपलोड किया है सर। वो नोटिस जो है पोर्टल पर आप खुद जाकर कैसे देखें, 10 मिनट का इसके एक प्रोसीजर का एक वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पर, आप खुद जाके देख लें। हमारे यहाँ के कुछ नोटरी साथी हैं जो इतने नोटरी में व्यस्त हैं कि उनका ये कहना है कि ऐसा कोई नोटिस ही नहीं आया, हमारी तो ईमेल पर भी नहीं आया। तो बिल्कुल सर, मेरे पास भी नहीं आया, किसी के पास भी नहीं आया, लेकिन पोर्टल पे गवर्नमेंट के द्वारा अपलोड कर दिया गया, और उस नोटिस के अंदर स्पष्ट लिखा गया है कि एनुअल रिटर्न ऑनलाइन ही लिया जाएगा, और आप बाय डाक हमें ना भेजें। और दूसरा उसमें ये भी लिखा है कि प्रत्येक नोटरी अधिवक्ता इस जो है कि साइट को गवर्नमेंट की खोलकर चेक करते रहें, क्योंकि यह सभी दिशा निर्देश यहीं पर जारी किए जाएंगे।
अब यहाँ पे आके हम ये बैठे रहे अगर सोच के कि हमारी ईमेल पे पर्सनल आएगा, तो पर्सनल का तो प्रश्न इस नोटिस के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अगर आप ये सोचते हैं तो आप बैठे रहें, ना देखें। लेकिन चूंकि इस नोटिस के ऊपर भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है कि भारत सरकार द्वारा नोटरी वकीलों के लिए जारी नया सूचना 2025, वो वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उस नोटिस को कैसे देखा जाएगा पोर्टल पर, 10 मिनट का एक वीडियो उसका भी है, उसकी प्रोसेस का भी मौजूद है। और फॉर्म एक्स आई भी कैसे भरा जाए उसकी कंप्लीट जानकारी, 45 मिनट का पूरा डिटेल वीडियो, जो मैंने ई बुक आपको अभी शॉर्ट में परिचित कराई है, पूरी उसी में से डिटेल जानकारी मैंने आपको उसमें से दी है, वो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो नोटरी से रिलेटेड तकरीबन 4 या 5 वीडियो मैं अभी बना चुका हूं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और नोटरी का जो नियम रजिस्टर के 11 कॉलम है, उसमें पुरानी ई बुक को सर मैंने संशोधित कर दिया है। आपको बता दूं, जिन्होंने मेरी पहले ई बुक खरीद ली थी उनको मैं जानकारी दे दूं, अब उसमें बहुत कुछ संशोधन करके मैंने नई ई बुक पीडीएफ अपलोड कर दी है। और वो भी, उसकी लिंक भी इस वीडियो के नीचे मेरे द्वारा दे दी गई है। और वो पहले जो अपलोड किया था उसके नीचे भी वो लिंक वीडियो उसी वीडियो के नीचे मेरे द्वारा दे दी गई है। लेकिन वीडियो के अंदर मैंने पहले वाली ई बुक के अंदर से आपको समझा कर दिखाया था, तो वो जानकारी उस समय के हिसाब से थी। अब आप उसको संशोधित करके नए हिसाब से देख और समझ लें। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।